नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, निलंबन, जिसे हम सस्पेंशन भी कहते हैं। आखिर ये होता क्या है और सबसे जरूरी, रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 इसके बारे में क्या कहते हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम निलंबन के हर पहलू को, मतलब इसकी परिभाषा से लेकर इसे कौन शुरू कर सकता है और उस दौरान मिलने वाले भत्तों तक एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि निलंबन आखिर है क्या। डीएनए रूल्स का जो नियम 5 है वो इसे कैसे परिभाषित करता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि सस्पेंशन एक सजा है, लेकिन नियम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। ये कोई सजा नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी अभी भी नौकरी में है, बस उसे कुछ समय के लिए अपने काम करने से और वर्कप्लेस पर आने से रोका गया है। तो सवाल ये उठता है कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया कब जाता है। ये स्लाइड हमें 3 मुख्य वजहें बताती हैं। पहली, जब कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में सोचा जा रहा हो या वो पहले से चल रही हो। दूसरी, जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। या फिर तीसरी, जब कर्मचारी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। मतलब ये हमेशा गंभीर मामलों में ही होता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि निलंबन क्या है और ये क्यों होता है। अगला सवाल, इसे लागू कौन कर सकता है। क्या कोई भी ऑफिसर सस्पेंशन का ऑर्डर दे सकता है? आइए इस बारे में जानते हैं। डीएनए रूल्स की अनुसूची 2 में ये साफ साफ बताया गया है कि सस्पेंशन का अधिकार किसके पास है। यहाँ एक पूरी हायरार्की है, मतलब अलग अलग अधिकारियों के पास अलग अलग लेवल के कर्मचारियों को सस्पेंड करने का अधिकार होता है। जैसे कि एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप सी और डी दोनों स्टाफ को सस्पेंड कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जो सिस्टम ने एक तरह का चेक इन बैलेंस बनाता है। अगर कोई सीनियर सुपरवाइजर किसी ग्रुप सी कर्मचारी को सस्पेंड करता है तो उसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर अपने सीनियर ऑफिसर को इसकी रिपोर्ट देनी ही होगी। ये इसलिए किया गया है ताकि पावर का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। अब एक खास तरह के सस्पेंशन की बात करते हैं जिसे कहते हैं डीम्ड सस्पेंशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ खास परिस्थितियों में कर्मचारी को अपने आप ही सस्पेंड मान लिया जाता है, भले ही इसके लिए कोई लिखित ऑर्डर जारी ना किया गया हो। तो वो कौन सी स्थितियां हैं जब बिना किसी फॉर्मल ऑर्डर के किसी कर्मचारी को सस्पेंड मान लिया जाता है? चलिए इसे देखते हैं। डीम्ड सस्पेंशन के मामलों में ये 48 घंटे का आंकड़ा बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये 2 सबसे आम स्थितियों में एक क्रिटिकल टाइम लिमिट की तरह काम करता है। तो ये हैं वो 3 मुख्य स्थितियां। पहली, अगर कोई कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रहता है। दूसरी, अगर उसे किसी क्रिमिनल केस में दोषी पाया जाता है और 48 घंटे से ज्यादा की जेल की सजा हो जाती है। और तीसरी स्थिति थोड़ी कानूनी है। ये तब होती है जब कोर्ट किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दे और उस पर फिर से जांच बैठाने का फैसला हो। एक बार कोई कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है तो उस पर कुछ नियम और पाबंदियां भी लागू हो जाती हैं। आइए अब ये देखते हैं कि निलंबन के दौरान कर्मचारी के क्या दायित्व होते हैं और ये कितने समय तक चल सकता है। सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी बिना परमिशन के अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता। इस दौरान उसका इस्तीफा भी आम तौर पर मंजूर नहीं किया जाता। इन नियमों का मकसद ये पक्का करना है कि कर्मचारी जांच के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। एक बहुत जरूरी बात यह है कि निलंबन अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता। इसकी एक समय सीमा है। शुरुआती सस्पेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता और इसके बाद एक रिव्यू कमेटी बैठती है जो ये तय करती है कि इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसे की बात। निलंबन के दौरान सैलरी का क्या होता है, क्या भत्ते मिलते हैं और क्या-क्या कटौतियां होती हैं। चलिए इसे समझते हैं। सस्पेंशन के दौरान जो भत्ता मिलता है उसे निर्वाह भत्ता या सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं और इसे पाने के लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पर एक सर्टिफिकेट देना होता है। इसमें बस ये लिखा होता है कि वो इस दौरान कहीं और कोई नौकरी या बिजनेस नहीं कर रहा है। ये एक जरूरी शर्त है। तो ये भत्ता मिलता कितना है? शुरू में ये सैलरी का 50% होता है। 3 महीने बाद इसे बढ़ाकर 75% तक किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जांच में देरी कर्मचारी की अपनी वजह से हो रही है तो इस भत्ते को घटाकर 25% भी किया जा सकता है। अच्छा,
अब देखते हैं कि इस भत्ते से क्या-क्या काटा जा सकता है। कुछ कटौतियां तो अनिवार्य हैं, जैसे घर का किराया और इनकम टैक्स। कुछ आपकी मर्जी से हो सकती हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का बकाया। और कुछ कटौतियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड या एनपीएस का कंट्रीब्यूशन इससे नहीं काटा जा सकता। यहाँ एक राहत की बात है। हालांकि निर्वाह भत्ता कम सैलरी का एक हिस्सा होता है, लेकिन इस पर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस पूरा मिलता है। इसके अलावा कुछ दूसरे अलाउंस भी नियमों के हिसाब से पूरे मिल सकते हैं। तो कुल मिलाके हमने देखा कि निलंबन एक गंभीर मामला तो है, लेकिन ये एक तय नियमों के तहत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अधिकार, समय सीमा, कर्मचारी के कर्तव्य और मिलने वाले पैसे, हर चीज के लिए बिल्कुल साफ-साफ नियम बनाए गए हैं।